नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरओ एआरओ जीएस मॉक टेस्ट 88, जिसमें कि 35 प्रश्न होंगे। ये प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिए गए हैं और ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ एआरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड की गई है, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की गई है जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। और अगर किसी भी तरीके का डाउट होता है किसी भी सब्जेक्ट में तो आप उसको टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कस भी कर सकते हैं। अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए क्लास, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेके आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से, या फिर अगर आप चाहें तो आप इस बुक को अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पुस्तक है ये, ठीक है। तो एक बार इसका अध्ययन आप लोग जरूर करिए और अगर इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिया गया है, तो जिस माध्यम से आप बिलोंग करते हैं उस माध्यम में प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न है, वन अधिकार अधिनियम को संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात किया गया है। द फॉरेस्ट राइट एक्ट वाज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट इन 2005, 2006, 2007 और 2008। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है 2006। अब क्लास यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट एक्ट आपसे डिस्कस कर लेते हैं, जो कि पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। तो आप जहां पर भी नोट्स बना रहे हैं इसको एक जगह नोट डाउन कर लीजिए। जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात हर साल किया जाता है, लगभग हर साल ये प्रश्न में पूछ लिया जाता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं वन जीव संरक्षण अधिनियम की बात कर रही हूँ। तो वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आया है? 1972 में, ठीक है। इसी तरीके से पेपर में पूछा जाता है प्रोजेक्ट टाइगर कब आया है, तो आप क्या बताएंगे? प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1973 में आया है, ठीक है। इसी तरीके से पेपर में पूछा जाता है जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब आया है, तो यहां पर मैं लिख देती हूँ वाटर एक्ट। हिंदी में लिख लीजिएगा क्लास आप लोग, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, तो वो कब आया है? 1974 में। ये एक पूरे सीक्वेंस में मैं आपको सारे एक्ट्स बता रही हूँ, ठीक है, या फिर कोई भी प्रोजेक्ट है तो उसको मैं बता रही हूँ। इसी तरीके से पेपर में आपसे पूछा जाता है कि वन संरक्षण अधिनियम कब आया है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा सी फॉर कंजर्वेशन। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब आया है बताइए? ये एक्ट आया है 1980 में। एक जगह इन सबको नोट डाउन करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। फिर आप बताएंगे एयर एक्ट कब आया है? एयर एक्ट जो आया है वो है 1981 में, ठीक है। और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको कि मैं EPA लिख रही हूँ, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट मतलब क्या है आपका? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ये कब आया है? 1986 में, नोट डाउन कर लीजिए। फिर आपका पूछता है प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया है, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया है बताइए? 1992 में। सारा पेपर में पूछा गया है, सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका पूछा जाता है बायोडायवर्सिटी एक्ट कब आया है, तो बायोडायवर्सिटी एक्ट मतलब क्या बोला गया? जैव विविधता अधिनियम कब आया है, तो ये आपका आया है 2002 में, ठीक है। तो इतना सब आप याद रखिएगा। सबसे पहला है वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, ठीक है। फिर वाटर एक्ट, जल एक्ट की बात, अधिनियम की बात करें 1974। फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, जिसको कि हम बोल रहे हैं वन संरक्षण अधिनियम 1980। एयर एक्ट 1981, ठीक है। फिर उसके बाद इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको कि हम बोल रहे हैं क्या? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 और बायोडायवर्सिटी एक्ट, जैव विविधता अधिनियम 2002। और 2006 में आप याद रखेंगे फॉरेस्ट राइट एक्ट आया। तो सभी को नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अब हम सेकंड प्रश्न को देखते हैं। सेकंड प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। पहला स्टेटमेंट आपको दिया गया है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 2/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। और आखिरी आपको दिया गया है, राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु वही है जो लोकसभा के सदस्यों के लिए होती है। तो मैं आपको बता दूं, राज्यसभा आप सभी को पता है कि आर्टिकल 80 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 80 में क्या बोला गया है, जो राज्यसभा है वो एक स्थायी सदन है, ठीक है, वो परमानेंट हाउस है, मतलब उसको कभी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। ये आपका बिल्कुल सही है। और आप सभी को पता है राज्यसभा जो है वो अपर हाउस है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है, जो टेन्योर है वो 6 साल का है टर्म, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और 2 साल में 2/3 जो मेंबर्स होते हैं 2 साल के अंत में वो आपके उनका कार्यकाल जो है वो समाप्त हो जाता है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यहाँ पर स्टार्टिंग के तीनों स्टेटमेंट सही है। आखिरी स्टेटमेंट अगर हम देखें, राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु वही है जो लोकसभा के सदस्यों के लिए है, तो ये आपका गलत है। जब हम लोकसभा के मेंबर्स की बात करते हैं तो लोकसभा के मेंबर्स की जो न्यूनतम आयु है वो है 25 वर्ष, और जब हम राज्यसभा के मेंबर्स की बात करते हैं तो इनकी न्यूनतम आयु कितनी है, 30 वर्ष। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है, डी जो है वो आपका सही उत्तर है। फॉल्स स्टेटमेंट पूछा गया था। तीसरे प्रश्न को क्लास अब हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत की रॉकेट विमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो किसे रॉकेट विमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है, पहला आपको दिया गया है टेसी थॉमस, फिर आपको दिया गया है ऋतु करिधल, फिर परमिता घोष आपको दिया गया है, और आखिरी में आपको दिया गया है लतिका नाथ, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका है ऋतु करिधल। ऋतु करिधल को हम क्या कहते हैं, रॉकेट विमेन ऑफ इंडिया, बी आपका सही उत्तर है। अब क्लास इसी तरीके से देख लीजिए, अगर आपसे टेसी थॉमस की अगर मैं बात करूं तो टेसी थॉमस को मिसाइल विमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिसाइल विमेन ऑफ इंडिया। और अगर पेपर में आपसे पूछे कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है तो आप सभी को पता होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। लतिका नाथ को हम टाइगर प्रिंसेस ऑफ इंडिया कहते हैं। इनको टाइगर प्रिंसेस ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाघों पर ये पहली लेडी थी जिन्होंने डॉक्टरेट किया था, ठीक है। तो यहाँ पर बी आपका सही उत्तर है, टिक लगा लीजिएगा। अब हम चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश में मैदानी क्षेत्रों में सर्वाधिक एवं न्यूनतम वर्षा वाले जिले क्रमशः कौन से हैं। तो सबसे ज्यादा और सबसे कम उत्तर प्रदेश में कहां पे वर्षा होती है। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो सबसे ज्यादा वर्षा गोरखपुर में होती है और सबसे कम वर्षा कहां पर होती है, मथुरा में होती है रेनफॉल, ठीक है। तो बी आपका सही उत्तर है। क्लास यहाँ पर मैप देखिए अगर आप, तो गोरखपुर आपको दिखेगा इधर के रीजन में, ठीक है। ये है जो गोरखपुर रीजन है, इधर देखिए देवरिया है, इधर गोरखपुर है, ठीक है। मथुरा अगर हम देखें तो मथुरा इस रीजन में है। क्लास पेपर में कई बार ये प्रश्न पूछता है यूपी स्पेशल का कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। तो यहाँ पर देखते हुए चलिए, सबसे पहला जो है वो पीलीभीत है, फिर लखीमपुर खीरी आपको दिख रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद बहराइच है, फिर यहाँ पर आपको श्रावस्ती दिख रहा है, फिर यहाँ पे आपको बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महराजगंज, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा, एक बार पेपर में दिया गया था इसी तरीके का प्रश्न कि नेपाल के साथ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, और उसमें गोरखपुर भी ऑप्शन दिया था। तो आप याद रखिएगा, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट अपनी बाउंड्री नेपाल के साथ शेयर नहीं करता है। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, ठीक है, फिर उसके बाद बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज अपनी बाउंड्री नेपाल के साथ शेयर करते हैं। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर जब भी हम गोरखपुर की बात करते हैं तो आपको ये तो पता है कि गोरखपुर रीजन जो है वो तराई बेल्ट में आता है, ठीक है। और तराई बेल्ट में आने की वजह से यहाँ पर मच्छर भी बहुत पाए जाते हैं, और मच्छर की वजह से यहाँ पे मस्तिष्क ज्वर की समस्याएं बहुत होती हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सारे पॉइंट्स। पांचवें प्रश्न को अब हम देखते हैं। यहाँ पर मेले के नाम दिए गए हैं और जिला दिया गया है, तो एक एक मेले को देखते हुए चलते हैं। तो सबसे पहला आपको श्रृंगी रामपुर दिया गया है जो कि फर्रुखाबाद में लगता है। फिर दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है राम बारात मेला जो कि अयोध्या दिया गया है। गोला गोरखनाथ, लखीमपुर खीरी या गढ़ मुक्तेश्वर हापुड़। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वो है आपका बी। राम बारात मेले की जब हम बात करेंगे तो ये अयोध्या जी में नहीं, ये कहाँ पर लगता है, ये आगरा में लगता है, ना कि अयोध्या जी में। तो यहाँ पर आप इसको सही कर लीजिएगा। अच्छा,
ऑप्शन सी में मत कंफ्यूज होइएगा, यहाँ पर गोला गोरखनाथ की बात की गई है जो कि लखीमपुर खीरी में लगता है। इसी तरीके से गोरक्षनाथ मेला भी लगता है, वो कहां पर लगता है, वो गोरखपुर में लगता है, याद रखिएगा। अगर पेपर में पूछेगा गोरखनाथ मेला तो आप गोरखपुर बताएंगे, और यहाँ गोला गोरखनाथ की बात करेंगे तो ये लखीमपुर खीरी में लगता है। अब यहाँ पर कुछ और हम डिस्कस कर लेते हैं व्याख्या में। राम बारात मेला मैंने आपको बता दिया आगरा में लगता है, ठीक है। इसके अलावा आगरा में बटेश्वर पशु मेला लगता है, ठीक है। फिर उसके बाद कैलाश मेला लगता है, गढ़गौन मेला लगता है, नवरात्रि मेला इत्यादि। गोला गोरखनाथ की हम बात करेंगे तो मैंने आपको बता दिया ये कहां पर लगता है, लखीमपुर खीरी में लगता है, और ये भी आपके मकर संक्रांति के समय ही लगता है। जो गोरक्षनाथ मेला गोरखपुर वाला है वो भी मकर संक्रांति के समय ही लगता है। फर्रुखाबाद में लगने वाले मेलों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे काम्पिल मेला, रामनगरीय मेला, ठीक है, रामनगरीय मेला, फिर यहाँ पे श्रावणी मेला और मकनपुर मेला, ठीक है, याद रखिएगा। हापुड़ में लगने वाला गढ़गंगा मेला, गढ़ मुक्तेश्वर मेला और शहीद मेला। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। ये कुछ यूपी स्पेशल के प्रश्न थे जो कि मैंने आपसे डिस्कस किए, और अब यूपी स्पेशल के प्रश्न पेपर में फिर पूछने लगे हैं, ठीक है। तो इनको छोड़िएगा नहीं, हर टेस्ट में हम 2-3 यूपी स्पेशल के प्रश्नों को जरूर डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर हम 6वें प्रश्न को डिस्कस करते हैं जो कि साइंस से रिलेटेड है। यहाँ पर मस्तिष्क का भाग दिया गया है और कार्य दिया गया है। सेरिबिलियम दिया गया, नहीं, सेरिब्रम दिया गया, तो यहाँ पे सेरिब्रम करिए, इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग गलत लिखी है। सेरिब्रम है, फिर थैलेमस है, फिर सेरिबिलियम है, मेडुला ऑब्लांगाटा है, ठीक है। सेरिब्रम का जो कार्य है वो है स्मरण शक्ति। आपको याद रहता है कितना नहीं याद रहता है, ये चीज याद रखिएगा। जब भी इंसान कहता है कि मेमोरी जो है वो वीक पड़ रही है, मतलब इंसान को याद ही नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं उसका सेरिब्रम इफेक्ट हो रहा रहता है, ये चीज याद रखिएगा। तो ए का आपका 1 होगा, तो यहाँ पर ए का 1 सब जगह दिया गया है। फिर जब हम बात करते हैं थैलेमस की, तो थैलेमस का जो मेन कार्य है वो क्या है बताइए, सेंसेशन ऑफ पेन, ठीक है। यहाँ पे दर्द की अनुभूति थैलेमस की वजह से होती है, तो यहाँ पर क्या हो गया, बी का 3rd, ए का 1st, बी का 3rd। और हम देख लेते हैं सेरिबिलियम की बात करेंगे तो ये बॉडी बैलेंस करने के लिए, शरीर संतुलन के लिए होता है रिस्पॉन्सिबल। जब भी इंसान शराब पीता है या फिर लिकर कंज्यूम करता है तो सबसे पहले आपका सेरिबिलियम इफेक्ट होता है, ठीक है, इस पे इफेक्ट मतलब वो होता है जिसकी वजह से इंसान ढंग से चल नहीं पाता है, ठीक है। तो शरीर का संतुलन बिगड़ने लगता है। मेडुला ऑब्लांगाटा की हम बात करेंगे तो मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है ये, तो इस प्रश्न का सी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपका सेरिबिलियम है पीछे की तरफ, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो है ये थैलेमस है, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा आपको दिख रहा होगा ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये आपका मेडुला ऑब्लांगाटा है, घोटने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है मेडुला ऑब्लांगाटा, और ऊपर की तरफ इधर जो है वो आपका सेरिब्रम होता है, ठीक है, जो कि मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अग्रभाग है ब्रेन का सेरिब्रम। चलिए 7वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। 7वां प्रश्न क्या है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की महान झीलों को पूर्व से पश्चिम की ओर में व्यवस्थित करिए। तो चलिए एक एक को देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे इरी दिया है, मिशिगन दिया है, सुपीरियर दिया है, ओंटारियो दिया है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ईस्ट टू वेस्ट की बात की गई है तो ओंटारियो होगा, ठीक है। ओंटारियो के बाद क्या होगा, ओंटारियो के बाद इरी होगा, फिर इरी के बाद क्या होगा, मिशिगन होगा, फिर सुपीरियर होगा। तो ये ईस्ट टू वेस्ट हमने अरेंज किया है और ए ऑप्शन आपका सही है। अब क्लास यहाँ पर आप देख लीजिए ईस्ट टू वेस्ट, यहाँ पर ईस्ट हो गया आपका, ये आपका वेस्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए ओंटारियो आपका दिख रहा है, इरी दिख रहा है, फिर ह्यूरॉन दिख रहा है, फिर लेक मिशिगन दिख रहा है और इधर सुपीरियर दिख रहा है, तो याद रखिएगा। अब क्लास यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। अगर पेपर में पूछा इन झीलों में सबसे बड़ी झील कौन सी है, सबसे बड़ी लेक कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे, लेक सुपीरियर जो है वो सबसे बड़ी झील है, ठीक है। और अगर पेपर में आपसे पूछा इन लेक में कौन सी ऐसी लेक है जो कि एंटायरली आपकी अमेरिका में यूएसए में लाई करती है, पूरी तरीके से यूएसए में लाई करती है, तो आप क्या बताएंगे, लेक मिशिगन जो है वो केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ठीक है। जबकि अगर हम लेक सुपीरियर, लेक ह्यूरॉन, लेक एरी
और लेक ओंटारियो की बात करें तो आपको दिख रहा होगा ये ग्रे वाले पोर्शन और इधर वाले पोर्शन दोनों में लाई करती है, तो मतलब ये अपना कनाडा और यूएसए दोनों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करती है। तो ये याद रखिएगा, पेपर में अगर पूछा कि कौन सी ऐसी लेक है जो कि एंटायरली आपकी यूएसए में लाई करती है तो मिशिगन आप टिक लगाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। पेपर में यहां से प्रश्न बना है, ये एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने ईस्ट टू वेस्ट डिस्कस किया है, आप हर डायरेक्शन से इसको देख लीजिएगा। वैसे याद करने का तरीका ये भी है हीरोज करके, ठीक है, लेकिन ये आपको सीक्वेंस नहीं बताएगा। यहाँ पे आप एच से याद रख सकते हैं ह्यूरॉन, ठीक है, ई से आप इरी याद रख सकते हैं, ठीक है, फिर ओ से आप याद रखेंगे कौन सा, ओंटारियो, एस से आप याद रखेंगे सुपीरियर, और कौन हीरो है, मी हीरो है, मैं हीरो हूं, तो ये मिशिगन। तो ये आपकी 5 लेक हो गई, जहां पे जो मी है वो क्या है, इंटायरली यूएसए से बिलोंग करता है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए 8वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। 8वां प्रश्न क्या है, इंटरपोल का मुख्यालय कहां पर है। तो इंटरपोल का जो मुख्यालय है वो आपका फ्रांस में स्थित है। यहाँ पर फ्रांस में कहां पर स्थित है बताइए, लियोन में स्थित है। तो 8 का बी आपका सही उत्तर है। अगर पेपर में आपको कंट्री दी तो आप याद रखेंगे कंट्री आपका फ्रांस है, ठीक है, और अगर आपसे पूछा कि एग्जैक्ट लोकेशन दी तो आप लियोन याद रखिएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1956 में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, इंटरपोल देख लीजिए, अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग को सुगमता प्रदान करने वाला एक अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन है। इंटरपोल का ये रोल है। 9वें प्रश्न को अब हम देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में शामिल नहीं है, कौन सा आपका स्टेट लिस्ट में शामिल नहीं है, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे स्वास्थ्य दिया है, गैस दिया है, गोद लेना दिया है, भूमि सुधार दिया है। मैं आपको बता दूं इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सी। ठीक है, आप सभी को पता है जब हम शेड्यूल की बात करते हैं तो आपके 7 शेड्यूल में आपके लिस्ट दिए गए हैं। ये तो मैंने कई बार अब आप लोगों को बताया है और मुझे पता है आप लोगों को पता भी है। एक आपकी संघ सूची होती है जिसको कि हम यूनियन लिस्ट कहते हैं, एक राज्य सूची होती है जिसको कि हम स्टेट लिस्ट कहते हैं, और एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है। यूनियन लिस्ट में डिसीजन कौन लेता है, यूनियन लेता है, ठीक है, आपका सेंटर लेता है। स्टेट लिस्ट पे डिसीजन कौन लेता है, स्टेट लेता है। और कॉन्करेंट लिस्ट में कौन लेता है, दोनों के पास अधिकार होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। लेकिन अगर कहीं पे क्लैशेस होता है तो किसका डिसीजन मान्य होगा, किसके पास ज्यादा पावर है सॉरी क्लास, यूनियन के पास ज्यादा पावर है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा सी आपका जो है एडॉप्शन की अगर हम बात करें तो ये आपका समवर्ती सूची में आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, अगर पेपर में ये पूछे आपसे कि संविधान की किस अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियों का उल्लेख है तो आप क्या बताएंगे, आर्टिकल 246। ठीक है, याद रखिएगा अनुच्छेद 246। 10वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। ब्रिटिश काल में ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित में से किन आयोगों ने स्त्री शिक्षा के लिए किए गए प्रयास के संबंध में सरकार को सुझाव दिया था। तो किसने विमेन एजुकेशन की बात की थी, किन किन आयोग ने, तो यहाँ पे चार्ल्स वुड डिस्पैच दिया है, W.W. हंटर दिया है और सैडलर कमीशन दिया है। तो यहाँ पर इन तीनों कमीशन में विमेन एजुकेशन पे फोकस किया गया था। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका डी है। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, आप याद रख सकते हैं, चार्ल्स हंटर, रेले, सैड, उसने क्या कहा, इट्स हर्ट। मैंने आपको बताया था ना, रेले मम्मी का नाम है, जो बेटा उसका है चार्ल्स, वो हंटर निकल गया तो रेले जो हो गई सैड हो गई और उसने कहा इट्स हर्ट। तो यहाँ पे आपका हो गया चार्ल्स वुड डिस्पैच, ठीक है, फिर ये हंटर कमीशन हो गया, ये रेलर कमीशन हो गया, ये सेडलर कमीशन हो गया, ये इचकैप कमीशन हो गया और ये हर्टिंग कमीशन हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अगर आपको याद रखना है, ये सारे जो कमीशन आपको मैंने बताए हैं ये शिक्षा से रिलेटेड है, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड है। डी आपका सही उत्तर हो गया। अब क्लास यहाँ पर कुछ और कमीशंस को हम देखते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको वाइसरॉय दिए गए हैं जिनके समय में ये आए थे। जब हम बात करते हैं स्कॉट मॉनक्रिफ कमीशन की, तो ये किस चीज से रिलेटेड है, ये इरिगेशन से रिलेटेड है। ये किसके समय में आया है, लॉर्ड कर्जन के समय में 1901 में।
1902 में आपका फ्रेजर कमीशन आया है, ठीक है, वो किसके समय में आया है? लॉर्ड कर्जन के समय में, और ये किस चीज से रिलेटेड है? पुलिस रिफॉर्म से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में यहां से प्रश्न बनता है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हंटर कमीशन की जब हम बात करेंगे क्लास, तो हंटर कमीशन जो है वो 1919 में आया है। किसके समय में? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में, याद रखिएगा, ठीक है। फिर इस तरीके से जब हम बात करेंगे मुडिमन कमेटी की, तो 1924 में लॉर्ड हार्डिंग के समय पे, ठीक है। और बटलर कमीशन की बात करेंगे, पेपर में कई बार पूछा है कि बटलर कमीशन किसके समय में आया है? लॉर्ड इरविन के समय में आया है। और किस चीज से रिलेटेड था? मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बताती हूँ, याद रखो, बटन लगाने के। तो बटन लगाने से क्या होता है? जो रिलेशन होती है स्टेट और ब्रिटिश क्राउन के बीच में, वो और बेटर होती है। तो बटलर कमीशन का जो मेन पर्पस था, इंडियन स्टेट रिलेशनशिप विद ब्रिटिश क्राउन को इंप्रूव करना, ये याद रखिएगा। अच्छा, यहां पर मैं आपको एक और बात बता दूं, जब हम बात करते हैं वुड डिस्पैच की, ठीक है, ये 1854 में आया है, याद रखिएगा। और उस समय कौन था बताइए? उस समय डलहौजी था, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया है, ठीक है। W हंटर एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, तो ये आपका कब आया है? हंटर कमीशन, तो ये आपका आया है 1882 में। ये 1882 वाला हंटर कमीशन है, कंफ्यूज मत होइएगा अभी जो हंटर कमीशन से मैंने आपको बताया है, ठीक है, उसमें मत कंफ्यूज होइएगा। वो जो हंटर कमेटी मैंने आपको बताई है वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय पे है। और 1919 में आपको पता है कि क्या हुआ था? रॉलेट एक्ट आया था, जलियांवाला कांड हुआ था, ठीक है, जो पंजाब में, और इसी समय पंजाब में बहुत डिस्टर्बेंस भी चल रही थी, क्योंकि पंजाब के बहुत लोगों को प्रथम विश्व युद्ध लड़ने के लिए भेजा गया था। और प्रथम विश्व युद्ध में भारत ने पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया था, लेकिन उसके बावजूद भी पंजाब जैसे एरिया में रॉलेट एक्ट ला दिया गया था। तो ये याद रखिएगा, वो दूसरा हंटर कमीशन है। यहाँ पे जो एजुकेशन से रिलेटेड हंटर कमीशन है वो 1882 में आया था, ठीक है। और ये किसके समय में आया था? ये आपका लॉर्ड रिपेन के समय में आया था। और रिपेन के बारे में मैंने आपको कितनी चीजें बताई है, रिवाइज करिए इनको। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं ना। फिर वेनाकुलर प्रेस एक्ट किसने हटाया था? लॉर्ड रिपेन ने हटाया था। उसको लगाया किसने था बताइए? तो ये सारी चीजें, अच्छा मैंने बताया आपको, रिपेन ने वेनाकुलर प्रेस एक्ट को हटाया था। अब वेनाकुलर प्रेस एक्ट को लगाया किसने था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थोड़ा सा होमवर्क करिए, आप थोड़ा सा नॉलेज जो भी आप पढ़ते हैं उसको एक बार रिवाइज क्विकली किया करिए, ताकि सब एकदम से कॉन्फिडेंस आ जाए। तो यहाँ पर याद रखिएगा, चार्ल्स वुड डिस्पैच 1874, 1882 में आपका हंटर कमीशन आया। और सैडलर कमीशन की अगर हम बात करेंगे तो ये 1919 और 1917 के बीच में आई है, ठीक है। और उस समय आप सभी को पता है चेम्सफोर्ड जो है वो वाइसरॉय है। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई जो मैंने आपको बताया। यहाँ पर कुछ और कमीशन दिए हैं, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब विटली कमीशन की हम बात करते हैं तो ये लॉर्ड इरविन के समय पे आया है, ठीक है। और ये किस चीज से रिलेटेड था? लेबर से रिलेटेड था। साइमन कमीशन की बात करेंगे तो आप सभी को पता है, साइमन गो बैक 1928 लॉर्ड इरविन के समय पे, ठीक है। फिर सप्रू कमीशन की जब हम बात करेंगे तो 1935 में लॉर्ड लिलिंथगो के समय पे, ये अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड था। चैटफील्ड कमीशन की बात करेंगे 1939, लॉर्ड लिलिंथगो आर्मी से रिलेटेड था। और फॉल्ट कमीशन की बात करेंगे तो 1940, लॉर्ड लिलिंथगो टेरेंसी इन बंगाल। तो इन सारे का एक्ट का, इन सारे कमीशंस का आप क्या करिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। पेपर में यहां से प्रश्न बनता है, अगर कोई भी डाउट होता है तो फिर मुझे आप बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 11वां प्रश्न। भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले जब हम पार्डन की बात करते हैं, हम क्षमा की बात करते हैं, तो सभी दंडादेशों व निर्हताओं से पूर्णता मुक्ति। यहाँ पर मतलब कंप्लीटली आपको क्या कर दिया जाता है, जितने भी मतलब कंप्लीटली एब्सॉल्व द कन्विक्ट फ्रॉम ऑल द सेंटेंसेस, पनिशमेंट एंड डिस्क्वालिफिकेशन, पूरी तरीके से आपको क्षमा दे दी जाती है, ये बोला गया है। लघुकरण की हम बात करेंगे तो दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम करना, ठीक है। यहाँ पे इसको हम लघुकरण कहते हैं, इसमें लिखा है। विराम की जब हम बात करेंगे तो मूल रूप से दी गई सजा को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कम कर देना। और प्रविलंबन की अगर हम बात करेंगे तो किसी दंड पर अस्थायी रोक लगाना। तो क्लास यहाँ पर आप याद रखिएगा, जब भी हम बात करते हैं क्षमादान की, क्षमा करने की शक्ति की, तो सबसे पहले ये किस अनुच्छेद में बोला गया है, ये आर्टिकल 72 में इसकी बात की गई है, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा।
अब जब भी हम लघुकरण की बात करते हैं, जो कि यहाँ पे दिया है कि दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम कर देना, ये आपका गलत है। ठीक है, जब हम लघुकरण की बात करते हैं, कम्यूटेशन की बात करते हैं, तो दंड के स्वरूप को बदल कर कम करना नहीं, यहाँ पर ये याद रखिएगा, दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना लिखा हुआ है आप। और जब भी हम कम्यूटेशन की बात करते हैं तो दंड के स्वरूप को बदल कर कम करना होता है, ये चीज याद रखिएगा, बदल कर कम करना होता है, यहाँ पर अवधि कम करना नहीं होता है, इसके स्वरूप को, इसकी प्रकृति को बदलने की बात की जाती है। एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी, समझ में आ जाएगा। जैसे अगर किसी को मृत्यु दंड दिया गया है, ठीक है, उसको मृत्यु दंड दिया गया है, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, मृत्यु दंड का लघुकरण अगर हम करेंगे तो यहाँ पे इसको कठोर कारावास की बात कर देंगे कि अब मृत्यु दंड नहीं दिया जा रहा है, इसको कारावास की सजा दी जा रही है, इम्प्रिजमेंट की सजा दी जा रही है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और ऐसे ही अगर किसी को बहुत कठोर कारावास दिया गया है तो उसका कठोर कारावास को साधारण कारावास कर देना, परिवर्तन कर देना, ये भी कम्यूटेशन है। तो दंड की प्रकृति में परिवर्तन किया जाता है। यहाँ पर जो कठिन आपको सजा दी गई थी उसको थोड़ा सरल किया जाता है। अगर फांसी की सजा मिल रही थी तो आपको लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा दे दी जाएगी। तो यहाँ पर बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा, यहाँ से पेपर में प्रश्न पूछता है। 12वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत की ग्रेटा थुनबर्ग कहा जाता है? तो यहाँ पर आपको का जो सही उत्तर है सीधे हम उसको डिस्कस करते हैं, नाम पढ़ने में समय नहीं बर्बाद करते हैं। लिस प्रिया कंजू जम को हम क्या कहते हैं? हम ग्रेट थनबर्ग ऑफ इंडिया कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। और आपको पता है ये किससे, ये एक पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड है। ठीक है, 13वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। 13 प्रश्न देखिए। ब्रिटिश सरकार से गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगे किस आंदोलन की पृष्ठभूमि में रखी गई थी? तो 11 पॉइंट डिमांड की बात की गई है। गांधी जी ने किस मूवमेंट के समय 11 पॉइंट डिमांड रखी थी? तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के समय इन्होंने 11 सूत्रीय मांगे रखी थी। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। अच्छा क्लास, आपको पता है कि 1928 की अगर हम बात करें तो साइमन कमीशन भारत आया, उसी समय नेहरू रिपोर्ट बनकर तैयार हो गई थी 1929 में। यहाँ पे ऐसे लिख लो एक जगह, तो आपको कभी भूलेगा नहीं। जब हम 1928 और 27 वाला समय लेते हैं तो नेहरू रिपोर्ट बनकर तैयार हो गई, भारत में साइमन कमीशन आया, साइमन का बहिष्कार हर जगह हुआ और साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन का नारा हर जगह लगा। और इसी समय लाला लाजपत राय को लाठी लगती है और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। 1929 में लाहौर का सेशन होता है जिसमें कि पूर्ण स्वराज का नारा दिया जाता है और यहाँ पर इसको प्रिसाइड जवाहरलाल नेहरू कर रहे होते हैं। ठीक है, 1930 वाले समय पे आए तो अब यहाँ पर आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया जाता है। और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आप सभी को पता है कि कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती है, कांग्रेस का कोई भी मेंबर वहां पर पार्टिसिपेट नहीं करता है। क्यों नहीं, मतलब कांग्रेस को रिप्रेजेंट नहीं करता है कोई भी। क्यों नहीं करता है? क्योंकि भारत में अब आपका एक मूवमेंट स्टार्ट हो गया है जो कि सॉल्ट सत्याग्रह से स्टार्ट हुआ था आपका, और फिर बाद में जब नमक कर को तोड़कर इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया। तो जब इंग्लैंड में आपका फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ तो वहां पे हुआ कि भारत में जो लार्जेस्ट पार्टी है कांग्रेस, वही नहीं आई है, तो हम कैसे किसी कंक्लूजन में पहुंचेंगे? तो बोला गया कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया जाएगा और उसमें ये निश्चित किया जाए कि जो भारत की लार्जेस्ट पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो भी पार्टिसिपेट करे। तो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक मूवमेंट स्टार्ट करके रखा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो हर जगह पूरी तरीके से लोग बायकॉट कर रहे थे। तो इसी समय गांधी इरविन पैक्ट भी आपका साइन होता है। ठीक है, और इसी समय गांधी जी द्वारा 11 पॉइंट डिमांड्स भी की जाती है, जिसको कि पहले इग्नोर कर दिया जाता है, बाद में उसके गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है, क्योंकि अब ये चाहते थे कि इनको ऑर्डर मिला था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस किसी भी तरीके से तैयार हो और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करे। और आपको पता है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस आपकी पार्टिसिपेट भी करती है, गांधी जी रिप्रेजेंट करने जाते हैं। ठीक है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब उनको अर्धनंगा फकीर कहा गया है, और किसके द्वारा गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा गया है, ये बात आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मुझे पता है आप में से कई स्टूडेंट को पता होगा। और फिर आपको पता है इसी समय आपका पूना पैक्ट की, मतलब पूना पैक्ट साइन होगा 1932 में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर
सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कम्युनल अवार्ड की बात कर दी गई थी दलित के लिए, और गांधी जी और कांग्रेस इससे खुश नहीं थी, जिसके चलते जब वो लोग वापस आए, गांधी जी जेल में थे, तो उस समय BR अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट साइन हुआ, जिसमें कि बोला गया कि हम कम्युनल अवार्ड नहीं देंगे, बट कुछ सीटें रिजर्व कर दी जाएगी दलितों के लिए। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न क्या है? 14 प्रश्न। यहाँ पे सूची 1 दी गई है, सूची 2 दी गई है, तो इसको देखिए। यहाँ पर क्रांतिकारी संस्था दी गई है और संस्थापक दिए गए हैं, तो एक एक को हम देखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका क्या दिया गया है? भारत स्वशासन समिति। तो भारत स्वशासन समिति की अगर हम बात करें तो इसमें किसका योगदान था? इसमें श्यामजी कृष्ण वर्मा का, और इन्होंने इसकी स्थापना कहाँ की थी? लंदन में की थी। कब की थी? 1905 में की थी, सब याद रखिएगा। ठीक है। भारतीय गणतंत्र सेना की अगर हम बात करेंगे तो इसकी स्थापना सूर्यसेन ने की थी। कब की थी? 1930 में की थी। कहाँ की थी? चटगांव में की थी। अंजुमने मोहिबाने वतन। ठीक है, ये किसके द्वारा स्थापित किया गया है? अंजुमने मोहिबाने वतन। तो ये याद रखिएगा आप, ये सरदार अजीत सिंह द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, कब? 1907 में। 1907 में एक और कौन सी घटना घटी थी? सूरत स्प्लिट हुआ था, याद रखिएगा। युगांतर समिति की जब हम युगांतर आश्रम यहाँ पे लिखा गया है, तो युगांतर आश्रम जो है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो ये याद रखिएगा, ये सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल। और आप सभी को पता है ये किस चीज से रिलेटेड है? ये आपके गदर आंदोलन से भी रिलेटेड है, जो कि कब हुआ था? 1913 में हुआ था। कहां पर हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। तो यहाँ पर अब आप मैच करेंगे तो आपको सही उत्तर बी मिलेगा। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को आपको याद रखना है। ये कुछ रिवॉल्यूशनरी इंस्टीट्यूशन है, क्रांतिकारी संस्था है, और उनके संस्थापक हैं, और किस वर्ष ये स्थापित किए गए थे, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे, 15वां प्रश्न। भारत का सबसे विशाल पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, तो वेयर इज इंडियाज लार्जेस्ट सेंचुरी लोकेटेड? तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दिया गया है भरतपुर बर्ड सेंचुरी, ठीक है, नीलापट्टू बर्ड सेंचुरी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, फिर रंगनथिट्टू बर्ड सेंचुरी, पक्षी बिहार। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे भारत का सबसे विशाल पक्षी उद्यान जो है वो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य है, और ये आपका कहाँ पर है बताइए? ये आपका राजस्थान में है, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा अगर हम नेल्लापट्टू बर्ड सेंचुरी की बात करेंगे तो ये कहां पर है? ये आंध्र प्रदेश में है, एपी में लिख देती हूं, आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहां पर नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य की बात करेंगे तो ये कहां पर है? ये गुजरात में है। ठीक है, और रंगनथिट्टू अगर हम बोलेंगे थिट्टू पक्षी बिहार की, तो ये आपका कहां है? कर्नाटक में है। ठीक है, चलिए यहां पर अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं, 16वां प्रश्न। ठीक है, मौखरी शासकों के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें जलयान का उल्लेख मिलता है? तो जलयान का उल्लेख किसमें मिलता है बताइए? असीरगढ़ मुद्रा लेख में, या नालंदा मुद्रा लेख में, या हरदहा लेख में, या फिर बड़वा लेख में? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका असीरगढ़ मुद्रा लेख में। ठीक है, ये चीज याद रखें, असीरगढ़ इंस्क्रिप्शन में मिलता है। अच्छा, कहीं पे मौखारी लिखा रहता है, कहीं पे मौखरी लिखा रहता है। ठीक है, तो मौखारी और मौखरी में कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं कहीं मौखारी भी लिखा रहता है। तो यहाँ पर क्लास देख लीजिए कि इसके संस्थापक कौन थे, हम व्याख्या देख लेते हैं यहाँ पर एक बार। इसके संस्थापक अश्वपति थे। ठीक है, राजधानी कन्नौज थी, भाषा संस्कृत थी। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए हिंदू और बौद्ध धर्म से रिलेटेड। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 17वां प्रश्न। यहाँ पे केंद्र दिया है और ऊर्जा दिया है, तो चलिए देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले आपका पत्रातु जो है वो ताप विद्युत केंद्र है। ठीक है, ये सही है। कलपक्कम की हम बात करेंगे तो ये नाभिकीय विद्युत केंद्र है, ये भी सही है। झाकरी की हम बात करेंगे तो ये जल विद्युत केंद्र है। और कोरबा की अगर हम बात करेंगे तो जो कोरबा है ये आपका पवन विद्युत केंद्र नहीं है, ये आपका ताप विद्युत केंद्र है, ये याद रखिएगा, थर्मल पावर स्टेशन है। तो क्लास यहाँ पर आप देख लीजिए, पत्रातु जो है थर्मल पावर स्टेशन, ये आपका कहां पर है बताइए? ये आपका झारखंड में है। ऐसे प्रश्न पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कलपक्कम की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका कहाँ है? तमिलनाडु। कल की बात करें तो कल हम तमिल मतलब टी से टाइम, तो आप याद रखिएगा तमिलनाडु। ठीक है,
झाकड़ी की अगर हम बात करेंगे जो कि हाइड्रो पावर स्टेशन है, ये कहां पर है, ये हिमाचल प्रदेश में है। और कोरबा की अगर हम बात करेंगे तो ये आप सभी को पता है ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा ये विंड पावर स्टेशन नहीं है, ये आपका थर्मल पावर स्टेशन है। अगला प्रश्न देखते हैं, 18वां प्रश्न, दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पतियों को क्या कहा जाता है? तो इनको क्या कहा जाता है? इनको हाइग्रोफाइट कहा जाता है, ठीक है, हाइग्रोफाइट कहा जाता है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम हाइड्रोफाइट की बात करेंगे जो कि यहाँ पर दिया गया है हाइड्रोफाइट, तो ये आपके जल में, ठीक है, जलीय क्षेत्र में जो उगते हैं उनको हाइड्रो मतलब वाटर, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और यहाँ पर क्या बोला गया है, ये आपका भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति है, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्वैम्पी एंड इक्वेटोरियल थर्मल ह्यूमिडिटी, तो बी आपका सही उत्तर है। 19वें प्रश्न को हम देखते हैं, भारत में त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? का नगर मैसूर को कहा जाता है, ठीक है, या फिर मदुरई को कहा जाता है, मसूरी को कहा जाता है, या फिर वाराणसी को कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं ये मदुरई को कहा जाता है, ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। वाराणस को अगर हम बोले बनारस को, तो यहाँ पे मंदिरों और घाटों का नगर बनारस को कहा जाता है, ठीक है। पर्वतों की रानी मसूरी को कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए, तो बी आपका सही उत्तर था। 20वें प्रश्न को हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसको हम देखते हैं। नैलांग घाटी दिया है, अराकू घाटी दिया है, मरका घाटी दिया है और जीरो घाटी दिया है, ठीक है। तो एक एक को देखते हुए चलते हैं। नैलांग घाटी की अगर हम बात करें तो ये उत्तराखंड में है, एकदम सही है। अराकू घाटी की अगर हम बात करें तो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है, सही है। मरका घाटी की बात करें तो मरका घाटी आपका लद्दाख में ही, सही है। जीरो घाटी की बात करें तो यहाँ पे केरल दिया है, ये आपका केरल में नहीं है, ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे मैं एपी लिख दे रही हूँ, अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा। जीरो घाटी कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश। डी सही उत्तर होगा। 21वें प्रश्न को हम देखते हैं, गोविंद सागर बांध उत्तर प्रदेश की किस नदी पर स्थित है? ठीक है, तो गोविंद सागर जो बांध है वो कहां पर है बताइए? रिहांद में है, रोहिणी में है, ठीक है, सहजाद नदी पर है या फिर जामनी नदी पर है? तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है सहजाद नदी, ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। अब क्लास यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को हम देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए सहजाद नदी पर स्थित है ये, जबकि गोविंद बल्लभ पंत सागर की अगर हम बात करेंगे तो वो कहां पर है? रिहांद बांध जो है वो आपका उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पिपरी नामक स्थान पर और रिहांद नदी पर है। तो याद रखिएगा, अगर हम गोविंद सागर बांध की बात करेंगे तो वो ललितपुर जिले में सहजाद नदी पर है, और अगर हम गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध की बात करेंगे जिसको कि हम रिहांद बांध भी कहते हैं, तो वो आपका रिहांद नदी में है। तो इसमें प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए, इसी तरीके से राजघाट की अगर हम बात करेंगे तो वो बेतवा नदी पर है। माता टीला की अगर हम बात करेंगे तो वो भी आपका बेतवा नदी पर है, ठीक है। सजनम बांध की अगर हम बात करेंगे तो ये सजनम नदी पर है। जामनी बांध आपका जामनी नदी पर है। सहजाद बांध जो है वो सहजाद नदी पर है। रोहिणी बांध रोहिणी नदी पर है। और ये जितने भी बांध हमने डिस्कस किए हैं ये सब आपके कहां पर है? ये सब आपके ललितपुर में है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए 22वें प्रश्न को अब हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल एसआई मात्रक नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा एसआई यूनिट नहीं है देख लेते हैं। यहाँ पर आपको सेकेंड दिया है, फिर एम्पियर दिया है, ठीक है, फिर आपको कैंडला दिया है, ये कैंडला नहीं, ठीक है, कैंडला दिया है, ठीक है, फिर एंगस्ट्रॉम दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं सही उत्तर आपका क्या है? आपका सही उत्तर डी है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पर देख लीजिए मूलभूत जो एसआई मात्रक आपके हैं, यहाँ पे द्रव्यमान की जब हम बात करते हैं तो किलोग्राम, केजी, ठीक है, फिर उसके बाद जब हम लंबाई की बात करते हैं तो मीटर, जब हम बात करते हैं समय की तो सेकेंड, जब हम बात करते हैं विद्युत धारा की तो एम्पियर मतलब इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, उष्ण गतिकी ताप की बात करते हैं तो केल्विन, ठीक है, पदार्थ की मात्रा की बात करते हैं तो मोल, और ज्योति तीव्रता की बात करते हैं तो ये आपके कैंडेला है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर इतनी चीजें आपको याद रखनी है। 23rd प्रश्न को अब हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
तो यहाँ पर देख लीजिए वाइसरॉय और गवर्नर जनरल के नाम दिए गए हैं और किसके समय पे क्या क्या चीजों पर रोक लगी थी उसकी बात की गई है। जब हम शिशु वध पर रोक की बात करते हैं तो वो किसके समय पे हुआ है, यहाँ पर लिखा है वॉरेन हेस्टिंग। अभी हम देखते हैं। नेटिव मैरिज एक्ट की बात करेंगे तो नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में पास हुआ। किसके समय पे पास हुआ, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय पे, जो कि एकदम सही है, आप याद रखिएगा। ठीक है। दास प्रथा की समाप्ति की अगर हम बात करें तो स्लेव सिस्टम को किसने खत्म किया था, स्लेव सिस्टम को आपका एलन बरो ने खत्म किया था, एकदम सही है। और ये कब आपका हुआ था, 1843 में। ठीक है। सती प्रथा पर रोक की अगर हम बात करेंगे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक लिखा है यहाँ पे, विलियम बेंटिक, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। 1829 का समय था और आपको पता है सती प्रथा का विरोध किसने किया था, राजा राम मोहन रॉय ने किया था। और राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों के कारण लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में सती प्रथा पर रोक लगी थी। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। शिशु वध पर रोक की अगर हम बात करें तो ये किसके समय पे आया था, ये लॉर्ड वेलेस्ली के समय पे, ना कि वॉरेन हेस्टिंग की। तो ए जो है आपका करेक्टली मैच नहीं था, ये याद रखिएगा। यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग नहीं होगा, लॉर्ड वेलेस्ली होगा। 24वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। भारत सरकार द्वारा ट्राइफेड की स्थापना कब की गई थी, तो ट्राइफेड की स्थापना भारत सरकार ने कब की थी, 1987 में। बी आपका सही उत्तर है। ठीक है। अगर हम ट्राइफेड के कार्य की बात करें तो ट्राइफेड का जो लक्ष्य है वो जनजाति मतलब जनजातीय लोगों और लोगों के लिए एक साधारणीय बाजार का सृजन और व्यवसायिक अवसर पैदा कर जनजातीय लोगों की आजीविका में सुधार करना है। ये चीज याद रखिएगा। ट्राइफेड किसके पे फोकस करता है, ट्राइबल्स पीपल पे। ठीक है, कि उनको एक मार्केट प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, उनका इनकम जनरेट किया जा सके, ये चीज याद रखिएगा। 25वें प्रश्न को हम देखते हैं। कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति द्वारा विदेशी कपड़ा बहिष्कार समिति का गठन किस आंदोलन की पृष्ठभूमि में किया गया था। यहाँ पर क्या बोला गया है कि इन द बैकवर्ड ऑफ विच मूवमेंट वाज द फॉरेन टेक्सटाइल एक्सक्लूजन कमिटी फॉर्म्ड बाय द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द कांग्रेस। तो यहाँ पर आपको स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट बोला गया है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट बोला गया है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बोला गया है और क्विट इंडिया मूवमेंट बोला गया है। तो हम एक एक को डिस्कस कर लें। अगर हम बात करते हैं बाइकॉट मूवमेंट की, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है बाइकॉट और स्वदेशी मूवमेंट। तो आपको पता है जब ये किस समय की बात है, ये आपका जब बंगाल का विभाजन हो रहा है, 1905 की बात चल रही है। ठीक है। असहयोग आंदोलन की अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको पता है असहयोग आंदोलन आपका कब हुआ है, ये 1920 की बात चल रही है। ठीक है। यहाँ पर जो सही उत्तर है आपका वो क्या है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सी आपका जो है क्लास वो सही उत्तर है। अब हम व्याख्या में देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर नमक आंदोलन ये कब प्रारंभ हुआ था आपका, 12 मार्च 1930 में, जो कि मैंने आपको बता चुकी हूं मैं आपको। ठीक है। साबरमती आश्रम से ये स्टार्ट हुआ था और दांडी मार्च जो आपका चल रहा था, जब दांडी मार्च में लोग स्वदेशी का वस्त्र पहने, सफेद वस्त्र पहने जब चल रहे थे ना, मार्च कर रहे थे, पैदल चल रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि आपकी एक सफेद नदी बह रही है। तो पेपर में प्रश्न पूछता है कि किस मार्च को ऐसा बोला गया कि एक सफेद नदी की तरह, तो वो आपका दांडी मार्च था। ठीक है, याद रखिएगा ये। अच्छा, ये 24 दिन की यात्रा थी, ये आप सभी को पता है, जो कि 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था दांडी मार्च और 6 अप्रैल को आपका 1930 में खत्म हुआ था। ठीक है। और जब गांधी जी आपके दांडी मार्च याद रखिएगा जब ये पहुंचे तो इन्होंने नमक बनाया और उसी दिन से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपका स्टार्ट हुआ। ठीक है। नमक कानून को तोड़कर औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था इस दिन, ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है। और मैंने आपको बताया 1929 के लाहौर सेशन में कांग्रेस की कार्यकारी समिति में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया था, जो कि मैंने आपको बताया। इसी आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक थी, ये याद रखिएगा। पूछिए अगर कि किस मूवमेंट में सबसे ज्यादा महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था गांधी जी के, तो आप याद रखेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं, 26वां प्रश्न। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम शासक कौन था जिसने 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। तो 2 बार किसने राज्याभिषेक करवाया था यहाँ पर पूछा गया है, आपको ऑप्शंस में दिया गया है। अलाउद्दीन खिलजी ने, फिर उसके बाद आपको दिया गया है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, फिर फिरोज शाह तुगलक द्वारा और फिर अलाउद्दीन आलम शाह द्वारा।
तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो आपका क्या है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा 26 का आपका सी सही उत्तर है। 26 का सी आपको याद रखना है। अच्छा क्लास, यहाँ पे कुछ जो इंपॉर्टेंट प्रश्न जैसे आपके पूछे जाते हैं तुगलक डायनेस्टी से, वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे पेपर में पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ठीक है, जिसको कि हम दीवाने को ही कहते हैं, आप सभी को पता होगा, ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्टार्ट किया गया था। अब मोहम्मद बिन तुगलक की अगर हम बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने कैपिटल को दिल्ली से कहां ट्रांसफर किया था? दौलताबाद ट्रांसफर किया था। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। इसी तरीके से पेपर में प्रश्न पूछता है कि पहली बार टोकन करेंसी किसने स्टार्ट की थी? तो वो भी मोहम्मद बिन तुगलक ने डिसाइड किया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को एक ऐसा बोला जाता है कि वो ऐसा रूलर था जिसने बिना कुछ सोचे समझे डिसीजन लिया। जैसे उसने टोकन करेंसी जब स्टार्ट की तो लोगों ने क्या किया, घर पे ही बैठ के टोकन करेंसी बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, उसने कैपिटल को क्या किया, दिल्ली टू दौलताबाद ट्रांसफर कर दिया, उतना पैसा लगा, फिर उसके बाद मतलब कोई डिसीजन सोचा ही नहीं और ले लिया। ये चीज याद रखिएगा, आप लोग पेपर में प्रश्न पूछता है इसलिए मैं आपको बता रही हूं यहां पर। चलिए अब और चीजों को हम अगली बार डिस्कस करेंगे। यहां पर 27वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। 27वां प्रश्न आपका क्या है, किस इतिहासकार द्वारा 1857 के स्वाधीनता संग्राम युद्ध के बारे में कहा गया कि यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था? तो किसने कहा था ये पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, बताइए। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपको वीडी सावरकर दिया है, जेम्स ऑन्ट्रम दिया है, टीआर होम्स दिया है और आखिरी में आपको दिया सर जॉन लॉरेंस एंड सीले। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है ये आपका डी है, सर जॉन लॉरेंस एंड सीले ने बोला था कि ये पूरी तरीके से स्क्वायर म्यूटनी थी। ठीक है, पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। अगर वीडी सावरकर की बात करें तो वीडी सावरकर ने कहा था कि जो आपका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था वो आपका यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये याद रखिएगा, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा था? 1857 को वीडी सावरकर द्वारा कहा गया था। ठीक है, टीआर होम्स की अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा था ये बर्बरता व सभ्यता के बीच का युद्ध था, या बर्बरता और सभ्यता का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। 28 प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर डिजीज दिया गया है, क्रॉप दिया गया है। ऐसा प्रश्न आपका आरओ एआरओ में ज्यादा पूछा जाता है। तो मानटेक दिया गया है, पैडी से रिलेटेड है, फ्लैग स्मट दिया गया, वीट से रिलेटेड है, रेड रॉड दिया गया शुगर केन से, चारकोल रॉड दिया गया है, चारकोल सड़न मक्का से। तो यहाँ पर आपका मंटेक की जब हम बात करेंगे तो ये आपका करेक्टली मैच नहीं है। मंटेक जो है वो धान से रिलेटेड है, ना कि चने से। तो 28 का ए आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे 29 को देखिए क्लास। किसी भी अर्थव्यवस्था में तरलता पाश की बात की गई है, लिक्विडिटी ट्रैप की बात की गई है। अच्छा, लिक्विडिटी की जब भी हम बात करें ना, लिक्विडिटी है कि नहीं, तो यहाँ पर आप समझिए कि आपके पास कैश है कि नहीं, मतलब जो पैसे हैं वो आपके पास मनी के फॉर्म में, मतलब नोट या कॉइन किसी भी फॉर्म में हो, मतलब आप कितना लिक्विड है, लिक्विडिटी है, तो मतलब आप कितनी जल्दी उसके एक्सचेंज में कोई चीज खरीद सकते हैं, ये मतलब ऐसे समझिए। ठीक है, अब आप सोचिए आपके पास प्रॉपर्टी है, मैंने कहा कि आपके पापा ने आपके नाम पर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी की है। ठीक है, और यहाँ पर आपको आपके पापा ने 1 करोड़ रुपए दिया है। ठीक है, रुपए दिया है नोट के फॉर्म पे। अब मैं आपसे पूछूं इस 1 करोड़ का जो लैंड है इसकी लिक्विडिटी ज्यादा है कि या फिर इस जो पैसे की लिक्विडिटी ज्यादा है? तो आप कहेंगे मैम ये ज्यादा लिक्विड है, मनी आपका ज्यादा लिक्विड है। ठीक है, ये लैंड को तो हमको बेचना पड़ेगा तब हमारे पास पैसे आएंगे, तो वही चीज होती है लिक्विडिटी। तो यहाँ पे लिक्विडिटी ट्रैप की बात की गई है। तो क्या क्लास याद रखिएगा, जब भी हम लिक्विडिटी ट्रैप की बात करते हैं तो ये एक ऐसी इकोनॉमिक सिचुएशन होती है जिसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत कम होता है और जो सेविंग रेट होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये एक ऐसी आर्थिक स्थिति होती है जिसमें ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट बहुत निम्न होता है और बचत दर बहुत उच्च होता है। तो 29 का ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, 30वां प्रश्न। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुने। तो आपको सत्य कथन यहाँ पे चुनना है। देखते हैं, मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती है। तो यहाँ पर जो एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देते हैं वो बाइंडिंग नहीं होती है प्रेसिडेंट पे, ये बोला गया है।
दूसरा आपको बोला गया है मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच न्यायालय द्वारा की जा सकती है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट आपकी गलत है, नीदर 1 नॉर 2, कोई सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देता है प्रेसिडेंट को, ठीक है, वो आपका बाध्यकारी होता है, ये चीज आप याद रखिएगा। हाँ, पहली बार अगर कंसल्ट करने को प्रेसिडेंट कह सकता है कि आप एक बार और इस पे विचार कर लीजिए, लेकिन अगर दूसरी बार भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने बोला तो वो आपका बाइंडिंग होता है। अगर हम आर्टिकल 74 देखेंगे, ठीक है, आर्टिकल 74 अनुच्छेद 74 की बात करेंगे तो ये याद रखिएगा, ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यहाँ पे लिखा है एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती है, यहाँ पे द्वारा की जा सकती है लिखा था, इसी वजह से ये गलत, नहीं की जा सकती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार अमेंडमेंट 44th, यहाँ पे देख रहा 44वें व 42nd व 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उसके परामर्श को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया गया। राष्ट्रपति अपने कार्यकारी शक्ति का प्रयोग बिना मंत्रिमंडल की सहायता व सलाह के नहीं कर सकता है। आप ये याद रखिएगा, पहले बाध्यकारी बनाया गया था, बाद में बोला गया था कि एक बार अगर वो चाहे तो एक बार कह सकता है कि आप एक बार इसको रिकंसिडर करिए, लेकिन अगली बार अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने दे दिया कि नहीं ये चीज कंफर्म है तो उनको पूरी तरीके से बाध्यकारी है, तो बाध्यकारी होता है। 74 में बोला गया है ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। चलिए 31st प्रश्न को अब हम देखते हैं। 31st प्रश्न जो है यहाँ पर कोलफील्ड दिया गया है और इंडियन स्टेट दी गई है, ठीक है। झिलमिल दिया गया है, करणपुरा दिया गया है, रामपुर हिमगिरी दिया गया है, सोहागपुर दिया गया है। तो देखते हैं झिलमिली की अगर हम बात करेंगे, झिलमिली की, तो ये आपका कहाँ है, ये छत्तीसगढ़ में है, तो ए का थर्ड। करणपुरा की अगर हम बात करेंगे ये झारखंड में है। रामपुर हिमगिरी की हम बात करेंगे ये उड़ीसा में है, और सोहागपुर की हम बात करेंगे तो ये मध्य प्रदेश में है। और आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए का थर्ड, ठीक है, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, और सोहागपुर जो है वो मध्य प्रदेश में। डी आपका सही उत्तर है। और यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर हम कोयला खदान की बात करेंगे तो ये आपके गोंडवाना रीजन में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम 32nd प्रश्न। 32nd प्रश्न क्या है, भारत का सबसे बड़ा पवन पार्क कहाँ स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा पवन पार्क की अगर हम बात करें तो वो कहाँ पर है, तो वो आपका राजस्थान में जैसलमेर में है, ठीक है। 32 का बी आपका जो है वो आपका सही उत्तर है, ये चीज याद रखिएगा। थर्ड प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो यहाँ पे प्लेटू पठार के नाम दिए गए हैं और कंट्री के नाम दिए गए हैं, ठीक है। मालागासी पठार की हम बात करेंगे तो म्यांमार दिया गया है, ये आपका गलत है। जो मालागासी पठार है वो मेडागास्कर में है, ठीक है। पोटावर पठार की हम बात करेंगे तो ये पाकिस्तान में है, ये सही है, बी आपका सही है, ठीक है। एशियाई मानव पठार की हम बात करेंगे तो ये टर्की में है, ठीक है, तुर्की में है, याद रखिएगा, यमन में नहीं है। और शान पठार की जब हम बात करेंगे तो ये आपका चाइना में नहीं, ये म्यांमार और थाईलैंड में है, तो ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर सही चीज को भी याद रखिएगा, क्लास पेपर में प्रश्न बनता है। 34 प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन के ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में आपका क्या नहीं आता है, देखते हैं। सब्सिडी ऑन रिसर्च एंड इनोवेशन, सब्सिडी ऑन एग्रीकल्चर ट्रेनिंग, सब्सिडी ऑन सॉइल मैनेजमेंट, या मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको कि हम एमएसपी कहते हैं। यहाँ पर आपका डी एमएसपी नहीं आता है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में, ये चीज आप याद रखिएगा। यहाँ पर डी आपका सही उत्तर है क्लास, ठीक है। अच्छा, अगर हम सब्सिडी की बात करें तो एम्बर बॉक्स में शामिल मदों में सब्सिडी के लिए एक सीमा तय की गई है जिससे डी मिनिमस कहते हैं। इसका मतलब है डी मिनिमस से ऊपर की सब्सिडी को घटाना, ये चीज याद रखिएगा। तो ये याद रखिए, एमएसपी की जब भी हम बात करेंगे तो ये विश्व व्यापार संगठन WTO के एम्बर बॉक्स में आता है, ना कि ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में आता है। 35वां प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो यहाँ पे प्लेटू पठार के नाम दिए गए हैं और कंट्री के नाम दिए गए हैं, ठीक है। मालागासी पठार की हम बात करेंगे तो ये आपका गलत है। जो मालागासी पठार है वो मेडागास्कर में है, ठीक है। पोटावर पठार की हम बात करेंगे तो ये पाकिस्तान में है, ये सही है, बी आपका
35वां प्रश्न देखते हैं, आज की क्लास का आखिरी प्रश्न। कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर आने वाले विदेशी यात्रियों पर विचार करिए। तो कौन कौन से विदेशी यात्री आपके कृष्णदेव राय के समय में आए थे बताइए। डोमिंगो पायस की बात की गई है, अब्दुल रजाक की बात की गई है, डुआर्ट बारबोसा की बात की गई है और नूनीस की बात की गई है। ठीक है, और यहाँ पर आपके जो डोमिंगो पायस थे वो और आपके बारबोसा 1 और 3 आपका सही उत्तर होगा। ये आपके कृष्णदेव राय के समय पे आए थे। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। अच्छा क्लास, यहाँ पर हमने पहले भी कृष्णदेव राय से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया था कि अगर हम विजयनगर साम्राज्य की बात करेंगे तो कृष्णदेव राय जो थे वो तुलुक वंश से रिलेटेड थे, याद रखिएगा। ठीक है, इनकी तेलुगु में एक प्रसिद्ध रचना थी जिसको कि हम कहते हैं काव्य मुक्त माल्याद। ठीक है, इसकी रचना इन्होंने की थी कृष्णदेव राय ने। और तेलुगु भाषा के जो 8 प्रसिद्ध कवि थे वो इन्हीं के दरबार में थे, जिनको कि अष्टदिग्गज के नाम से जो प्रसिद्ध थे। ठीक है, और स्वयं को कृष्णदेव राय आंध्र भोज के नाम से विख्यात थे, स्वयं कृष्णदेव राय। अब यहाँ पर देख लीजिए विजयनगर साम्राज्य में कौन कौन से विदेशी यात्री आए थे। निकोलो टिकांटी आए थे, ठीक है, अब्दुल रजाक आए थे, यहाँ पर निकिटन आए थे, ठीक है, बोथिरमा आए थे, ठीक है, बारबोसा आए थे, नूनीज आए थे और मार्को पोलो आए थे। तो यहाँ पर इनको नोट कर लीजिएगा, ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, इस तरीके का भी प्रश्न पेपर में पूछा गया है। तो क्लास आज के सेशन को हम यही एंड करेंगे। आज के क्लास में हमने 35 प्रश्नों को डिस्कस किया और मैंने पूरा प्रयास किया कि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के स्टूडेंट्स को समझ में आए। जहां पर भी इंग्लिश की जरूरत होती है वहां पर मैं खुद ट्रांसलेट कर देती हूँ। अगर दोनों माध्यम में प्रश्न मैं पढ़ूंगी तो बहुत समय आप लोगों का बर्बाद हो जाएगा। इसी वजह से मैं दोनों माध्यम में प्रश्नों को नहीं पढ़ना चाहती हूँ, जहां पे जरूरत होती है वहां पढ़ती हूँ। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। और इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। अब हम लोग नेक्स्ट टेस्ट में मिलते हैं। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।